गजापुर नाम के एक राज्य के घने जंगल के अंदर गोपाल नाम का एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता है और अपना जीवन यापन करता है। वो बहुत ही गरीब होता है, लेकिन उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अकेला होता है और बिल्कुल खुश होता है। लेकिन उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम काव्या है और जो उसके लिए रोज ही खाना लेकर आती है। अरे काव्या, तुम भी ना, तुम मेरे लिए रोज खाना लेकर आती हो। बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। अरे तो क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन सिर्फ इसलिए लाती हूँ? अरे नहीं नहीं काव्या, मेरे कहने का अर्थ वो बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए गोपाल। जब तुम मेरे हाथ का बना हुआ भोजन करते हो और मेरे भोजन का आनंद लेते हो तो मुझे उसी से बहुत खुशी मिलती है। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए यही पर्याप्त है कि तुम्हें मेरा भोजन इतना पसंद आता है। हाँ, फिर भी। अरे तुम वो सब छोड़ो और ये भोजन खाकर बताओ कि कैसा बना है। इसमें बताना कैसा? तुम्हारे हाथ का भोजन तो हमेशा से ही बहुत स्वादिष्ट रहा है। मैं तो हर रोज इसी भोजन के लिए इतना तरसता हूँ। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन कभी भी नहीं मिलता या कभी मिल पाता। इसलिए तुम्हारा शुक्रिया काव्या। अब बहुत हो गया, अब तुम भोजन कर लो। मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया है और कल तो मुझे अपने मामा के घर भी जाना है। उसकी तैयारी भी तो करनी है। तुम मामा के घर जा रही हो? तब तो मुझे अब तुम्हारे हाथ के बने स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाने का मौका नहीं मिलेगा लगता है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? तो सिर्फ 2 दिन के लिए ही तो जा रही हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी ना। 2 दिन बाद मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए कुछ विशेष बना कर लाऊंगी जिससे तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठेगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं चलती हूँ। ज्यादा देर करूँगी तो बाबा मुझे डांट लगाएंगे। अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ, और हाँ, अपना ध्यान रखना और मेरे लिए कुछ लेकर जरूर आना। हाँ 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 जरूर। उसके बाद काव्या वहाँ से चली जाती है। काव्या के जाने से गोपाल थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन इस बात से बहुत खुश भी होता है कि वो उसके लिए विशेष भोजन बनाकर लाएगी। इसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है। लकड़ी जाकर काटता है और बेचकर सो जाता है। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद 4 दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते पूरा 1 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन काव्या नहीं आती है। अरे ये क्या? काव्या ने तो मुझसे कहा था कि वो 2 दिन में आ जाएगी, पर आज तो पूरे 1 सप्ताह होने लग गए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। शायद वो मामा के घर और कुछ दिन रहेगी। वो जल्दी आ जाए तो अच्छा है, उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। उसके बाद गोपाल काव्या का इंतजार करता रहता है, लेकिन काव्या नहीं आती है। इसके बाद गोपाल को अब चिंता होने लग जाती है। ये क्या, इतने दिन गुजर गए लेकिन अभी तक काव्या नहीं आई। लगता है मुझे एक बार उसके घर जाकर देखना ही चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिसके बाद गोपाल काव्या के घर चला जाता है। काका, ओ काका, आप अंदर हो क्या? जरा बाहर तो आना। अरे ये क्या गोपाल, तुम और यहाँ? अरे हाँ काका, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। आप बाहर ही बात करोगे या मुझे अंदर भी बुलाओगे? अरे माफ करना बेटा, पर मैं भी अभी कुछ काम में व्यस्त हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम अभी चले जाओ। हम किसी और दिन बात करेंगे। हाँ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि क्या काव्या घर आई है क्या?
अरे नहीं नहीं, वो अभी नहीं आई है। वो तो अभी तक अपने मामा के यहाँ पर ही है। उसके मामा बहुत जिद करने लग गए थे, इसलिए मैंने काव्या को वहीं छोड़ दिया। पर तुम चिंता मत करो, वो 1 महीने बाद आ ही जाएगी। अब तुम जाओ बेटा, मुझे घर में थोड़ा काम है। हाँ, ऐसा कौन सा काम है काका? लाइए मैं कर देता हूँ। आपको अकेले सब करने में तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि काकी तो पहले ही इस दुनिया से चली गई थी और काव्या भी अभी मामा के घर पर ही है। आपको ही घर के सारे काम करने पड़ते होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि कितनी दिक्कत होती होगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें भी कोई कई काम होंगे कि नहीं? तुम भी तो अकेले ही रहते हो ना? हाँ, पर काका, पर वर कुछ नहीं। तुम जाओ और मेरी चिंता मत करो। हाँ। काव्या के पिता की ऐसी हरकत देखकर गोपाल को थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा था। उनकी हरकत सामान्य नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी गोपाल को जाने को नहीं कहा। आज ये पहली बार था कि जब उन्होंने गोपाल को घर घुसने की बात तो दूर, पानी तक नहीं पूछा, ना कोई हालचाल पूछा। काका काका, आप ठीक तो है ना? मुझे आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। बताइए काका। अरे नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं परेशान नहीं हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो और अपने घर चले जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। नहीं काका, आप तो कह रहे हैं कि आप ठीक है, पर आपका चेहरा बता रहा है कि कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, और वो बात जाने बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब हटिए और मुझे घर में आने दीजिए, मैं खुद ही पता कर लूंगा। अरे नहीं, तुम घर में नहीं घुस सकते। मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता था कुछ तो बात जरूर है। अब ये बात साबित भी हो गई। देखिए, काव्या यहाँ है या नहीं, और इसलिए आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, और इसलिए आप मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। अब आप हटिए, मैं अंदर जा रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते अंदर। काव्या के इतना कहने पर भी गोपाल उनकी बात को नहीं सुनता है और वो घर के अंदर घुस जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि काव्या जमीन पर लेटी हुई है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी, जिसे देखकर गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। काव्या, काव्या, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना काव्या? काका काका, ये काव्या को क्या हो गया? बताइए काका, इसे क्या हो गया? तुम्हें तो पता ही है बेटा कि ये अपने मामा के यहाँ जाने वाली थी और जाने के लिए कितनी उत्सुक भी थी। पर जिस दिन मामा के यहाँ से जाना था, उसी दिन अचानक से ये नीचे गिर जाती है। मैंने वैद्य को बुलाया, फिर वैद्य जी ने कहा कि इसे गंभीर रोग हो चुका है, जिससे बचना काफी मुश्किल है, और अगर इसे बचाना है तो किसी बड़े वैद्य को दिखाना होगा, लेकिन उसमें काफी धन लगेगा, और इतने धन मेरे पास नहीं है जिससे मैं इसका इलाज करा सकूं बेटा। और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाया कर रखी। आपने ये बात बताना मुझे थोड़ा सा भी जरूरी नहीं समझा काका? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें बताने जाने ही वाला था कि तभी काव्या ने मुझे रोक लिया और मुझे अपनी कसम दे दी कि चाहे कुछ भी हो जाए पर यह बात तुम तक ना पहुंचे, इसलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। तभी अचानक से काव्या की आंख खुल जाती है। गोपाल, तुम और यहाँ? काव्या, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने काका को क्यों रोका मुझे बताने से? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? नहीं गोपाल, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये बात पता चले और तुम दिन भर मेरी चिंता करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं बस चाहती थी कि तुम खुश रहो। पर काव्या, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं हूं ना, मैं कराऊंगा तुम्हारा इलाज, और तुम देखना
तुम फिर से पहले जैसी स्वस्थ हो जाओगी। हाँ। नहीं गोपाल, ये संभव नहीं है। उसके लिए काफी सारे धन चाहिए होंगे जो तुम नहीं दे सकते हो, और मेरे पास तो अब ज्यादा दिन भी नहीं बचे। मैं कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में तुम इतने सारे धन की व्यवस्था कर सकते हो। तुम चिंता मत करो काव्या, वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। भरोसा रखो और बस आराम करो। काका, आप इसका ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, मैं समझ गया। जिसके बाद गोपाल वहाँ से निकल जाता है और सीधे जमींदार के पास चला जाता है। क्या बात है गोपाल, आज तुम इस समय? तुमने तो सुबह ही सारी लकड़ियां दे दी थी, थोड़ी और लकड़ियां बच गए थे क्या? नहीं जमींदार जी, मैं इस समय आपको अपनी लकड़ियां बेचने नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे यहाँ मदद की गुहार लगाने आया हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी दशा को समझकर मेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ। आपका धन्यवाद जमींदार जी। असल में मुझे काफी सारे धन की आवश्यकता है। मेरी दोस्त, उसका जीवन खतरे में है। वो मौत के कगार पर है और मुझे उसे बचाने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है। अगर आप मुझे दे सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका ये ऋण हमेशा याद रखूंगा, हमेशा। अच्छा, तो तुम्हें धन चाहिए? देखो गोपाल, मैं तुम्हें धन तो दे देता, लेकिन तुम जितने धन की मांग कर रहे हो उतना तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम उस धन को मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में चुका भी पाओगे, और इसमें तो मेरा ही घाटा है, और इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। मुझे माफ करना बेटा। देखिए जमींदार जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन मेरी भी परेशानी को समझे आप। जो कहेंगे मैं करूंगा। आप जो चाहोगे मैं वही करूंगा। आपका जिंदगी भर गुलाम बन के रहूंगा। आपकी सेवा जिंदगी भर करूंगा। बस मेरी ये इच्छा आप पूरी कर दीजिए। मैं इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा और चुपचाप हर बात को मानूंगा और हमेशा एक नौकर बन के रहूंगा। माफ करना, पर मेरे पास नौकर पहले से ही बहुत है। मैं और नौकर नहीं रख सकता हूँ, और इसमें मुझे कोई फायदा नहीं दिखता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वैसे भी उस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं, तो भला मैं क्यों अपने पैसे यूं ही तुम्हें दे दूँ? फिर भी अगर तुम उतना धन मांगते जितना तुम चुका पाते, तो मैं तुम्हें उतना धन दे देता। ये बहुत ज्यादा है, ये तुम कभी नहीं चुका पाओगे, और इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता इतना धन। पर जमींदार जी, जमींदार जी। पर वर कुछ नहीं, मुझे माफ करना। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत से काम करने हैं अभी, और तुम भी अपने घर चले जाओ। हाँ। इसके बाद जमींदार वहाँ से चला जाता है और गोपाल को भी मजबूरन निराश होकर वहाँ से जाना पड़ता है। वो धन की व्यवस्था नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं काव्या को? भला इतने सारे धन की अवस्था मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे आज तक कभी भी इतना गरीब होने का एहसास नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। काश काश कि मैं गरीब ना होता तो आज सब कुछ ठीक होता। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ भगवान, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। गोपाल इस बात से बहुत ही परेशान होता है और भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी पेड़ के पीछे से दो आदमी बात कर रहे होते हैं, जिसे गोपाल ध्यान से सुनता है। अरे मित्र, तुमने वो सुना क्या, कोहिनूर हीरे के बारे में? हाँ मित्र, मैंने तो सुना है कि कोहिनूर का हीरा बहुत ही सुंदर और चमकीला है, जो कि दूसरे राज्य के महाराज ने हमारे राज्य के महाराज को तोहफे के तौर पे दिया है, और वो कोहिनूर का हीरा कल ही हमारे राज्य आने वाला है। हमारे लिए ये कितनी गर्व की बात है। दोनों राज्य की दुश्मनी खत्म होकर अब दोनों राज्य में मित्रता हो गई है, और ये कोहिनूर का हीरा इसी बात का सबूत है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। कोहिनूर का हीरा वो तो बहुत ही कीमती होती है।
क्या अगर मैं उस हीरो को किसी तरह से चुरा लूं तो क्या काव्या की जान बचा पाऊंगा? अगर हाँ तो मुझे ये काम किसी भी हाल में करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। हाँ। कोहिनूर के हीरे की बात सुनकर गोपाल के मन में हीरा चुराने की योजना पल में आने लगती है और वो सीधे अपने नाटक मंडली मित्रों के पास चला जाता है उनसे मदद मांगने। अरे गोपाल, इतने दिनों बाद मित्र, क्या बात है? अचानक आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? कहीं काव्या के साथ तुम्हारा रिश्ता तो पक्का नहीं हो गया? उसी की खुशखबरी सुनाने आए हो क्या? नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ। मदद? अरे कैसी मदद गोपाल? देखो मित्र, मुझे पता है कि ये गलत है, पर मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। हाँ हाँ, पर करना क्या है ये तो बता। चोरी। चोरी? किस चीज की चोरी? कोहिनूर हीरे की। अरे कहीं तू उसी कोहिनूर हीरे की बात तो नहीं कर रहा है जो दूसरे राज्य के राजा ने भेंट स्वरूप हमारे महाराज को दिया है, जो कल आने वाला है? हाँ, मैं उसी कोहिनूर हीरे की बात कर रहा हूँ। अरे तू पागल हो गया है क्या? मुझे पता है कि तू गरीब है, लेकिन कोहिनूर की हीरे की चोरी करना, वो भी महाराज के सैनिकों के पास से, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। माफ करना गोपाल, पर हम इसमें तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करने वाले। माना कि तू हमारा दोस्त है, पर हम तेरा साथ ऐसे गलत कार्यों में नहीं दे सकते भैया। उन दोनों की बातें सुनकर गोपाल की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये गलत है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं भी ये करना नहीं चाहता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो नहीं बच पाएगी। नहीं बच पाएगी? अरे कौन नहीं बच पाएगी? आखिर तू किसकी बात कर रहा है? सब तो ठीक है ना? मुझे पूरी बात बता, आखिर हुआ क्या है? वो काव्या को एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो चुकी है, जिसके इलाज के लिए बहुत सारा धन चाहिए, और मैं जमींदार से उधार भी मांगा, पर उन्होंने मना कर दिया। अगर मैंने धन की व्यवस्था जल्दी नहीं की तो वो नहीं बच पाएगी। वो अब सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है, और इसलिए मुझे अब कोहिनूर चुराना ही पड़ेगा। अगर काव्या को बचाना है तो मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा, और इसलिए मैं तुम दोनों का साथ चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम दोनों भी मुझे मना कर दोगे फिर कोई बात नहीं, मैं फिर भी अकेले इस काम को अंजाम दूंगा, पर काव्या को कुछ होने नहीं दूंगा, उसे बचा कर ही रहूंगा। ये तू क्या कह रहा है गोपाल? काव्या को गंभीर बीमारी हो चुकी है। अब मैं समझा कि तू ये काम क्यों करना चाहता है। मैं तेरी मजबूरी को समझ सकता हूँ। मुझे भी काव्या की बहुत चिंता है। आखिर हम सब साथ बड़े हुए हैं। ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। इस कोहिनूर को अब हम तीनों मिलकर चुराएंगे, सिर्फ और सिर्फ काव्या के लिए। फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तुम दोनों का धन्यवाद मित्रों। मैं तुम दोनों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। अरे इसमें एहसान कैसा? ये मत भूल कि वो हमारी भी दोस्त है, और ये सब हम तेरे लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्त के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसे एहसान मत समझ, समझा? अब चलते हैं। अरे रुको, हम दोनों कोहिनूर चुराने तो जा रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा है हम कोहिनूर हीरो को चुराएंगे कैसे? हाँ, मैंने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी। मेरे पास एक बेहतरीन योजना है, और मैंने तुम दोनों को सोच समझकर अपने साथ लेने का फैसला किया है। तुम दोनों नाटक मंडली से हो, और इसलिए तुम दोनों के पास भेष बदलने की सारी सामग्री होगी, और हम भेष बदल कर जाएंगे और उस कोहिनूर हीरे को चुरा लेंगे, और किसी को पता तक नहीं चलेगा। हाँ, योजना तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। इसके ठीक अगले ही दिन कुछ सैनिक कोहिनूर का हीरा लेकर जंगल के रास्ते से आ रहे होते हैं। सेनापति जी, आज हमारे लिए सच में बहुत बड़ा दिन है।
इतने सालों की दुश्मनी खत्म हो चुकी है और अब दोनों राज्य के बीच मित्रता हो चुकी है, और इसलिए दूसरे राज्य के महाराज ने हमें ये कोहिनूर का हीरा भेंट स्वरूप दिया है। इसलिए याद रखे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस हीरे को कुछ नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हाँ हाँ मंत्री जी, आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए कोई इस कोहिनूर हीरे को छू तक नहीं सकता, आप बेफिक्र रहे। हाँ हाँ, हमें आपसे यही उम्मीद थी। हाँ मंत्री और सेनापति कोहिनूर हीरे को लेकर जा ही रहे थे कि तभी गोपाल और गोपाल के दोस्त भेष बदलकर मंत्री जी के सामने आ जाते हैं। कौन हो तुम सब और ये रास्ता क्यों रोक रखा है? हम जांच करता है। जांच करता? कैसा जांच करता? हाँ, हमें स्वयं महाराज ने यहाँ पर भेजा है। उन्हें शक है कि यहाँ कोहिनूर का हीरा चोरी हो सकता है, क्योंकि उन्हें एक पत्र मिला था जिसमें लिखा हुआ था, अगर हिम्मत है तो उस हीरे को चुराने से बचा लो। और इसलिए महाराज ने हमें यहाँ पर भेजा है, ये देखने के लिए कि कोहिनूर का हीरा सही सलामत है या नहीं। पर हम तुम पर कैसे विश्वास कर ले कि तुम्हें महाराज ने ही भेजा है? तुम कोई बहरूपिया भी तो हो सकते हो। देखिए, हम यहाँ सिर्फ निरीक्षण करने आए हैं। हम केवल उस हीरे को देख लें, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। और आप तो सेनापति है, आपके होते हुए हम चोरी भी नहीं कर सकते, इसलिए हम पर शक न करे और हमें हमारा काम करने दे। फिर भी मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। रुक जाइए सेनापति जी, ये बस यहाँ अपना काम करने आए हैं, उन्हें करने दीजिए। पर मंत्री जी। देखिए सेनापति जी, बात को समझिए। अगर ये जो कह रहे हैं वो सच हो तो फिर हम क्या करेंगे बताइए। इन्हें एक बार जांच करने दीजिए। आपके होते हुए ये वैसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इनकी चिंता मत कीजिए और इन्हें अपना काम करने दीजिए। हाँ अच्छा ठीक है मंत्री जी, अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा ही सही। पर याद रखना, तुम तीनों अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना? मंत्री जी के समझाने पर सेनापति मान जाते हैं और उन्हें जांच करने देते हैं। और गोपाल कोहिनूर के हीरे को देखने लगता है और दोनों मित्र मंत्री जी और सेनापति को अपनी बातों में उलझाए रखते हैं। और उसी वक्त गोपाल उस कोहिनूर के हीरे को एक नकली हीरे में बदल देता है, जो कि हूबहू कोहिनूर के हीरे जैसा ही दिखता है और जिसे देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो असली है या नकली। उसे सिर्फ एक जौहर ही पहचान सकता है। मंत्री जी, मैंने जांच कर ली है, कोहिनूर का हीरा बिल्कुल असली है और इसे कुछ नहीं हुआ है। अब मैं ये खबर जाकर महाराज को देने जा रहा हूँ। मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ जी, आप जा सकते हैं। उसके बाद गोपाल अपने मित्रों के साथ वहाँ से निकल जाता है और मंत्री जी और सेनापति को इस बारे में कोई खबर नहीं लगती है और वो भी राजमहल की ओर जाने लगते हैं। राजमहल जाते ही उस हीरे को सीधे महाराज के पास ले जाया जाता है। मंत्री जी, हमें खुशी है कि आप दोनों सही सलामत इस हीरे को यहाँ तक ले आए। हम तो कब से बेसब्री से इस कोहिनूर हीरे को देखने के लिए तरस रहे थे। अब जल्दी से वो हीरा हमें दीजिए। हम देखना चाहते हैं उसकी खूबसूरती को, जो दूसरे राज्य के महाराज ने खास हमें दिया है, हमारे मित्रता के तौर पर। वाह वाह, ये दिखने में तो काफी सुंदर है, लेकिन पता नहीं मुझे इसकी चमक थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि मैंने सुना था कि कोहिनूर का हीरा बहुत ही चमकीला है, पर ये तो चमक ही नहीं रहा। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? परंतु जो लोग जांच करने आए थे उन लोगों ने तो कहा था कि ये हीरा असली है। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? कौन आए थे जांच करने? आप किसकी बात कर रहे हैं? तो क्या आपने उन लोगों को नहीं भेजा था महाराज? उन लोगों ने कहा था कि आपको एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि अगर हीरे को बचा सको तो बचा लो, और इसलिए आपने उन लोगों को जांच के लिए हमारे पास भेजा था और इसलिए उन लोगों ने इस हीरे की जांच भी की और जांच करते ही वो लोग चले गए। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? ये सब झूठ है ना?
मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला था और ना ही मैंने किसी को जांच के लिए भेजा था। ये सब क्या हो रहा है मंत्री जी? सेनापति क्या कह रहे हैं? महाराज, ये तो हम भी समझ पा रहे हैं। असल में हमें रास्ते में 3 लोग मिले थे और वो कह रहे थे कि आपने उन तीनों को भेजा था और इसलिए हमने उन्हें कोहिनूर का हीरा जांच करने के लिए दिया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने उन तीनों को नहीं भेजा था। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने हीरे की चोरी कर ली है और आपके पास जो हीरा है वो असली नहीं बल्कि नकली है। हमें जल्दी से जौहरी को बुलाकर ये पता करना पड़ेगा कि ये हीरा असली है या नकली। तो जाइए, जल्द से जल्द जौहरी को यहाँ बुला कर लाइए और हीरे की जांच करवाइए। उसके बाद जौहरी को बुलाया जाता है। जब जौहरी उस हीरे को देखता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो हीरा नकली है और ये बात वो महाराज को बताता है, जिसे सुनकर महाराज बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। ये सब आखिर क्या चल रहा है? आप दोनों से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? आप दोनों की वजह से वो हीरा वो 3 चोर चुरा ले गए। अब हम दूसरे राज्य के राजा को क्या मुंह दिखाएंगे? ये जो भी हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा। मंत्री जी, जल्द से जल्द उन तीनों चोर को पकड़कर यहाँ लाइए, अन्यथा आप दोनों दंड के लिए तैयार हो जाइए। जी महाराज, जैसा आप कहे महाराज। इसके बाद राज्य में सभी को ये बात पता चल जाती है कि कोहिनूर का हीरा चोरी हो चुका है और मंत्री जी सारे सैनिकों को पूरे राज्य में फैला देते हैं उस चोर को ढूंढने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ गोपाल काव्या के पास जाता है अपने मित्रों के साथ। अरे ये क्या गोपाल, तुम और इन दोनों के साथ? अरे क्यों, हैरान हो गई ना देखकर? अरे हमें जैसे ही पता चला कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, हम तुरंत गोपाल के साथ यहाँ चले आए तुम्हें देखने के लिए। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। काव्या, तुम भी ना इस हालत में भी तुम झूठ बोल रही हो। अरे हमें सब दिख रहा है कि तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है और इसलिए हम दोनों गोपाल की मदद करने आ गए। और तुम चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारा इलाज जरूर होगा और एक अच्छे और बड़े वैद्य से होगा। हाँ नहीं, ये संभव नहीं है क्योंकि मेरे इलाज के लिए बहुत सारा धन चाहिए होगा और इतना सारा धन की व्यवस्था करना लगभग असंभव है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, हम तीनों ने मिलकर धन की व्यवस्था कर ली है। अब बस तुम आराम करो और सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो। हाँ, ये तुम सब क्या कह रहे हो? धन की व्यवस्था हो चुकी है, पर कैसे तुम तीनों के पास भला इतने सारे धन कैसे आए? अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन इस कोहिनूर के हीरे को बेचकर धन अवश्य आ जाएंगे, जिससे तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम पहले जैसी स्वस्थ हो जाओगी। कोहिनूर का हीरा? ये तो वही हीरा है ना जो दूसरे राज्य के राजा ने हमारे महाराज को दोनों राज्य की मित्रता के रूप में भेंट स्वरूप दिया था। पर ये हीरा तुम लोगों के पास कैसे? क्या तुम तीनों ने चोरी की है? गोपाल, क्या ये सच है? हाँ काव्या, ये बिल्कुल सच है। पर तुम तीनों ने ऐसा क्यों किया? ये गलत है। तो हम भला और क्या करते? जमींदार हमें उधार नहीं दे रहा था और अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम नहीं बच पाती और इसलिए हमें मजबूरन ये कदम उठाना ही पड़ा। नहीं गोपाल, ये सही नहीं है। अगर मैं नहीं बच पाऊंगी तो चलेगा, लेकिन ये हीरा इस राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे तुमने चुरा लिया है। अब तो पूरे राज्य में अफरा तफरी मच चुकी होगी। अगर दूसरे राज्य के राजा को पता चला तो पता भी है क्या हो सकता है। तुम तीनों ने भले ही मुझे बचाने के लिए ये सब किया है, लेकिन फिर भी मैं अपना इलाज इस हीरे के पैसों से बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे मरना पसंद है, लेकिन चोरी के पैसों से अपना इलाज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ले जाओ इस हीरे को और महाराज को वापस कर दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम बच नहीं पाओगी। बात को समझने की कोशिश करो। बात को समझने की तुम कोशिश करो गोपाल। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने जो किया है वो उचित किया?
क्या तुम्हें ये हरकत करने में थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? तुम्हारे इस चोरी से इस राज्य के राजा के ऊपर कितने सवाल उठ सकते हैं, तुम्हें पता भी है। हमारे पड़ोसी राज्य के राजा, उनका तो हमसे विश्वास ही उठ जाएगा। भला जो राज्य के राजा एक हीरे की चोरी होने से ना बचा सके, वो भला दोस्ती करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? ऐसे में तो फिर से दोनों राज्य के बीच में अनबन हो जाएगी और फिर से वही सब होने लग जाएगा। इतनी मुश्किल से जो ये मित्रता हुई है, वो सब पानी में मिल जाएगा। हाँ, पर कुछ नहीं गोपाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं ये चोरी किए हुए धन से अपना इलाज कभी नहीं करवाने वाली। और अगर तुम मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो, अगर तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी चिंता है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी मानते हो, तो ये हीरा महाराज को वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी, ये याद रखना। काव्या के ये सब कहने के बाद गोपाल को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो बहुत बड़ी उलझन में फंस जाता है। अगर वो हीरा वापस करता है तो काव्या नहीं बच पाएगी, और अगर वो काव्या का इलाज करवाता है तो दोनों राज्य के बीच फिर से दरार पड़ सकती है। वो तीनों ही बहुत ही परेशान हो जाते हैं और बाहर जाकर सोचने लगते हैं। अरे अब हम क्या करें गोपाल? वही तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं कैसे काव्या के प्राण बचाऊं, कहाँ से लाऊं इतना सारा धन। तभी एक महाराज का घोषणा लेकर गांव में आता है। सुनो सुनो सुनो, एक अत्यंत जरूरी सूचना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोहिनूर का हीरा अब चोरी हो चुका है, तो इसलिए महाराज ने एक बहुत बड़ा इनाम रखा है। जो भी व्यक्ति उस चोर का पता या फिर कोहिनूर का पता बताएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। ये लो, महाराज ने तो इनाम की घोषणा कर दी है, लेकिन क्या फायदा, किसी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि हम तो हीरा चुपके से महाराज के महल में रखने वाले हैं, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और ना ही किसी को कोई इनाम मिलेगा। हाँ, सही कहा। तो चले गोपाल, इस हीरे को चुपके से राजमहल में महाराज के कक्ष में रख देते हैं। जब ये देखेंगे वो, तो उनका हीरा वापस मिल जाएगा। हाँ। वो दोनों ही उस हीरे को चुपके से राजमहल में रखने की सोच ही रहे थे कि तभी गोपाल के दिमाग में एक योजना आती है। नहीं मित्रों, माफ करना, पर अब तुम दोनों चले जाओ, क्योंकि अब इसके बाद मैं अकेला राजमहल जाऊंगा और ये कोहिनूर का हीरा स्वयं महाराज को दूंगा और उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। तू क्या बोल रहा है गोपाल? तेरा मस्तिष्क खराब हो चुका है। क्या तुझे मरने की इतनी जल्दी है? तुझे पता भी है, अगर तूने ऐसा किया तो तुझे सीधी फांसी दे दी जाएगी। फिर तू ये क्यों करना चाहता है? मैं ये सिर्फ और सिर्फ काव्या के प्राण बचाने के लिए कर रहा हूँ। तुमने सुना नहीं, अभी घोषणा करने क्या कहा? जो भी व्यक्ति उस हीरे को लाकर देगा या उस चोर का पता बताएगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैं अपना पता महाराज को बताकर उनसे उतना धन ले लूंगा जिससे काव्या के प्राण बच सके और उसको अच्छे से इलाज मिल सके। नहीं मित्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी क्या संभावना है कि महाराज तुम्हें धन देंगे? भला वो किसी चोर को इनाम क्यों देंगे? जरा सोचो और दिमाग से काम लो, क्योंकि मैं महाराज से पहले वादा लूंगा कि वो मुझे धन देंगे, और मुझे पता है कि महाराज अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। हाँ, पर फिर भी मैंने कहा ना, अब मैं चलता हूँ। अब तुम दोनों भी अपने अपने घर चले जाओ। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, पर अब इसके आगे का सफर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं काव्या से प्रेम करता हूँ और इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके प्राण बचा सकूं और उसे कुछ भी होने ना दूं। गोपाल ऐसा कहता है और वहाँ से निकल जाता है और सीधे महाराज के पास जाता है। जय हो महाराज की, जय हो।
तो बताओ, तुम्हें उस चोर के बारे में या कोहिनूर के हीरे के बारे में क्या पता है? जो भी पता है वो सच सच बता दो, इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जी महाराज, मैं वही बताने यहाँ पर आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वादा मांगना चाहता हूँ। वादा? कैसा वादा? यही कि महाराज, मैं उस चोर के बारे में बताऊंगा तो आप मुझे बदले में उतना धन अवश्य देंगे जितना मुझे चाहिए। अगर आप ये वादा करते हैं तो मैं उस चोर के बारे में बताऊंगा ही नहीं, बल्कि उस चोर के पास लेकर ही चले जाऊंगा आपको। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम महाराज से वादा मांग रहे हो? क्या तुम्हें महाराज पर भरोसा नहीं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मंत्री जी, आप शांत रहिए। देखो लड़के, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, और अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है। मैं वादा करता हूँ कि तुम अगर उस चोर का पता मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। जितना मांगोगे मैं उतना दूंगा, और ये मेरा वादा है। तो ठीक है महाराज, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। महाराज, तो वो चोर और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने ही वो कोहिनूर का हीरा चुराया है, और ये रहा आपका वो हीरा। आप इसे जांच कर सकते हैं महाराज। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मंत्री जी, इस हीरे को जल्दी से देखिए। महाराज, ये हीरा तो बिल्कुल असली है, और ये चमक भी रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यही वो कोहिनूर का हीरा है जो दूसरे राज्य के राजा ने भेंट स्वरूप दिया है। महाराज, सैनिकों, कहाँ हो? जल्दी से आओ और इस चोर को बंदी बना लो। नहीं मंत्री जी, रुक जाइए। इसे सजा देने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ गोपाल। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने ये कोहिनूर का हीरा चुराया ही क्यों, जब तुम्हें इसे वापस ही करना था? महाराज, मेरी एक दोस्त के लिए। क्या कहा? एक दोस्त के लिए? हाँ महाराज, उसका नाम काव्या है और वो मेरे बचपन की दोस्त है। मैं एक अनाथ लड़का हूँ और वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है कि मेरे लिए रोज ही भोजन बनाकर लाती है और मेरा बहुत ध्यान रखती है। और उसे अचानक से बहुत गंभीर बीमारी हो गया महाराज। इसके इलाज के लिए काफी सारा धन चाहिए था और मैं ठहरा एक गरीब लकड़हारा। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं, और ना ही उसके पिताजी के पास, जिस कारण मुझे उसके प्राण बचाने के लिए ये कदम उठाना ही पड़ा महाराज। पर तुम तो इस हीरे को बेचकर उसका इलाज करा सकते थे, फिर इस हीरे को लेकर यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि चोरी करने के बाद भी जब काव्या को ये पता चला, उसने मुझे बहुत डांटा और कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन चोरी के पैसे से अपना इलाज नहीं कराऊंगी। बस इसलिए मैं हीरा यहाँ देने आ गया महाराज, इस उम्मीद से कि आप इस हीरे के बदले मुझे इतना धन दे दोगे जिससे काव्या के प्राण बचा सकूं और उसका अच्छे से इलाज करा सकूं। महाराज देखिए महाराज, मैं आपका अपराधी हूँ। आपको जो सजा देनी है आप दे सकते हैं। आप मुझे मृत्यु दंड दें या कड़ी से कड़ी सजा दें, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि आप काव्या को आप बचा लो महाराज। मुझे बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। उन तीनों की आपस में बात हो ही रही थी कि तभी अचानक से एक सैनिक आ जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक लड़की आई है और वो गोपाल के नाम के लड़के से मिलना चाहती है और अपना नाम काव्या बता रही है महाराज। क्या ये वही लड़की है गोपाल जिसके तुम बात कर रहे थे? जी महाराज, ये वही है, पर उसकी तबीयत तो बहुत ही खराब थी। वो तो उठ भी नहीं पा रही थी। ये वो यहाँ कैसे आ सकती है महाराज? तो ठीक है, उस लड़की को अंदर भेजो। जी महाराज। इसके बाद काव्या अंदर आती है और उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। काव्या, काव्या, तुम ठीक हो ना? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ गोपाल। महाराज, महाराज मेरी बात सुनिए। इसमें गोपाल की कोई गलती नहीं है। गोपाल ने तो सिर्फ मुझे बचाने के लिए उस कोहिनूर हीरे को चुराया था। अगर सजा देनी है तो आप मुझे दे दीजिए, लेकिन गोपाल को छोड़ दीजिए। इसमें गोपाल की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ तक केवल इसलिए आई हो ताकि गोपाल को बचा सको?
जबकि तुम्हारी हालत तो इतनी खराब है। तुम दोनों सच में एक दूसरे को लगता है बहुत प्रेम करते हो, और मैं गोपाल की हालत समझ सकता हूँ। जब कोई इंसान किसी से प्रेम करता है तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और इसलिए मैं इस बार गोपाल की इस भूल को माफ कर रहा हूँ। और हाँ, मेरे वादे के अनुसार मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितने में काव्या का इलाज हो जाएगा। और चिंता मत करो काव्या का इलाज मैं राज्य के वैद्य से कराऊंगा, जिससे वो एकदम स्वस्थ हो जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आप सच में बहुत दयालु और महान हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि हमें आप जैसा महान राजा मिला महाराज। हाँ हाँ, ठीक है। अब इतनी भी तारीफ करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसे राजमहल में ही रखा जाएगा। जी महाराज, आपका धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसके बाद महाराज काव्या का इलाज अपने ही राजमहल में राज्य वैद्य से कराते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद काव्या बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और वो अब मौत के मुंह से पूरी तरह से बाहर हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। और अंत में दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात भी बता देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या घड़े बनकर तैयार हुए हैं ना। क्या जादू है मेरे हाथों में। मेरी किस्मत लगता है ऊपर वाले ने किसी स्वर्ण कलम से बनाई है। हाँ, क्या बड़बड़ा रहे हो जी? अरे वो खुद की तारीफ कर रहा हूँ। बस तारीफ ही करते रहोगे कि खाना वाना भी खाओगे? चलो जल्दी, खाना बना हुआ है, खा लो। हाँ आता हूँ, तुम चलो। हाय, नजर ना लगे मेरे इन प्यारे घड़ों पर। मन करता है अपने इन हाथों को चूमता ही रहूं। हाँ, स्नेहा नहीं दिख रही। कहाँ है वो? क्या उसे खाना नहीं खाना? उसकी तो बात ही मत करो। घर में कम अपनी सहेलियों के साथ ज्यादा रहती है, ना घर का कोई काम करवाती है और ना ही घर में ठहरती है। बता रही हूँ, ये लड़की देखना एक दिन हमारी नाक कटवा कर रहेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे इसकी लगाम खींचनी ही पड़ेगी। पिताजी, कल मैंने देखा नदी किनारे स्नेहा किसी लड़के से बात कर रही थी। मैंने जब उससे पूछा तो अपनी बात से मुकर गई और कहने लगी, मैं तो किसी लड़के से बात नहीं कर रही थी। आने दो आज घर, उसकी खैर नहीं। बहुत पर निकल आए हैं ना उसके। शादी ब्याह भी तो नहीं कर सकते उसकी। कौन करेगा उस कलमुही से शादी? पर कुछ तो करना पड़ेगा ना भाग्यवान। कब तक यूं हाथ पैर रखे बैठे रहेंगे? लड़की जवान है और जमाना खराब। कुछ ऊंच नीच हो गई तो गांव में, बिरादरी में लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? स्नेहा एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, लेकिन सांवली होने के कारण उसे समाज और घर वालों के ताने सुनने पड़ते थे। वहीं गुड़िया बहुत सुंदर थी, जिसे सब बहुत प्यार करते थे। स्नेहा मदन की पहली पत्नी की बेटी थी, जिसे मदन बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। ये लो, आ गई महारानी। कहाँ थी तू? बहुत शिकायतें मिल रही है तेरी। एक तो पहले से ही मैं तुझसे इतना परेशान हूँ और ऊपर से तेरी ये हरकतें। मेरी नाक कटवा कर रहेगी तू। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं भला आपकी नाक क्यों कटवाने लगी? हाय, बाप से जुबान लड़ा रही हो, थोड़ी तो शर्म कर ले। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? भला जुबान क्यों लड़ाऊंगी मैं तो बस पिताजी को बता ही रही हूँ कि मैं। हाय हाय, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? देख रहे हो कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। पिताजी, मैं कहीं घूम नहीं रही थी, बल्कि मैं तो। मदन ने स्नेहा की पूरी बात सुने बिना ही उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देता है। जितनी तेरी शक्ल काली है उससे कहीं ज्यादा तेरे गुण काले हैं। न जाने कहाँ मेरी ही किस्मत लिखी थी ये काली कलूठी पर। स्नेहा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ,
तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? क्यों चली गई? मुझे ये दुनिया खाने को दौड़ती है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, पिताजी भी नहीं। सब मेरे कालेपन का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कहकर स्नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आज तो मजा ही आ गया। क्या डांट पड़वाई है आपने उस कलूटी को? बस तू देखती जा, उस लड़की को मैंने इस घर से जाने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी में और मेरे इस घर में कुंडली डाल कर बैठी है। पर माँ, है तो वो इस घर की बड़ी बेटी ही ना, थोड़ा बहुत तो उसे भी कुछ देना ही पड़ेगा आपको, वरना ये गांव वाले क्या कहेंगे? आपको ताने मार मार कर कहीं कोसते रहेंगे। उसका भी प्रबंध मैं जल्द ही कर लूंगी। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे आ भी जाओ भाग्यवान। क्या हुआ जी? क्यों धाड़ मार मार कर चिल्ला रहे हो? ये देखो। इतना सारा पैसा? कहा था ना, मेरे घड़ों की टक्कर कोई नहीं कर पाएगा। मेरे बनाए घड़ों की तो बात ही कुछ और है। अरे क्या हुआ? मुंह क्यों लटक गया तुम्हारा? किस सोच में पड़ी हो? बस सोच रही हूँ कि कैसे बाप हो तुम। बेटी जवान हो चली है और उसके ब्याह की कोई चिंता नहीं है तुम्हें। अरे अरे भाग्यवान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अपनी बेटियों की चिंता नहीं है? ये सब मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। बेटियों नहीं, सिर्फ बेटी। आप सिर्फ गुड़िया के बारे में सोचो, उसके अच्छे रिश्ते के बारे में सोचो। और स्नेहा, उसका भी तो ब्याह करना है ना हमें। आखिर बेटी जात कब तक घर में रखेंगे? तुम भी बताओ भला। उस कलमुही से शादी करेगा अभी कौन? अरे कभी सोचा है तुमने? ये बात तो है, पर मैं उसे ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकता। मैं कल ही पंडित जी को बुलवाता हूँ, शायद वो हमारी बेटियों के भाग्य के बारे में कुछ बता दे। ठीक है जी। अगले दिन मदन पंडित जी को घर बुलाकर लाते हैं। पंडित जी, हमें अपनी बच्चियों के रिश्ते को लेकर बड़ी चिंता है। क्या आप हमारी बच्चियों के भाग्य के बारे में कुछ बता पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन जोड़िया तो वो ऊपर वाला ही बनाता है, हमें तो बस एक माध्यम है। खैर, तुम्हारे पास तुम्हारी बेटियों की कोई जन्म पत्री है? जी पंडित जी, ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी पहले तो गुड़िया की जन्म पत्री देखते हैं। वाह वाह वाह, अति उत्तम। बड़े अच्छे घर में ब्याह होगा इसका। इसकी जन्म पत्री बता रही है। हाँ, कोमल पंडित जी की बात सुनकर खुश हो जाती है। पर क्या पंडित जी? शादी तो अच्छे घर में होगी इसकी, और वर भी अच्छा मिलेगा, पर अपना दिल बड़ा ही कोमल रखना होगा इसे, और सबसे तालमेल अच्छा बनाना होगा, तभी पार हो पाएगी इसकी नैया। पंडित जी, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत करिए। मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। फिर तो अच्छी बात है। ये लीजिए पंडित जी, ये मेरी बड़ी बेटी की जन्म पत्री है। मुझे लगता तो नहीं इसकी शादी आसानी से हो पाएगी, पर फिर भी आप इनकी जन्म पत्री देखकर तो बताइए, क्या लिखा है इसके भाग्य में? पंडित जी स्नेहा की जन्म पत्री देखते हैं और कहते हैं, अरे राम राम राम, तुमने सही कहा मदन। इस बच्ची की किस्मत बड़ी दुख भरी है। सावली होने के कारण इसकी शादी में बड़ी दिक्कतें जाएंगी। शादी तो दोनों की एक ही मंडप पर होगी। कोई बात नहीं पंडित जी, हमें अपनी गुड़िया की चिंता सबसे ज्यादा है। अब हम बेफिक्र हैं। अच्छा ठीक है मदन, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिनों बाद गुड़िया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है और शादी पक्की हो जाती है। इस कलमुही को भी
जल्दी कोई लड़का मिल जाए, फिर दोनों की शादी हम एक साथ करें ताकि हमारा ज्यादा खर्चा ना हो। सही कह रही हो, मैं ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन सब इसका रंग देखकर भाग जाते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, मैं देखती हूँ इसके लिए लड़का। कोमल और गुड़िया एक दिन जब बाजार जा रही होती है, तभी एक पैर से लंगड़ाता भिखारी मिलता है जो चौराहे पर भीख मांग रहा होता है। और कितने दिन इंतजार करना होगा माँ मुझे, उस कलूटी के चक्कर में मेरी भी शादी रुकी हुई है। आप लोग पहले मेरी शादी क्यों नहीं करवा देते, उसको तो लड़का मिलने से रहा। तू चिंता क्यों करती है, बस समझ तेरी सुन ली प्रभु ने। मतलब? वो देख मिल गया लड़का। माँ आप उस भिखारी लंगड़े की तो बात नहीं कर रही? हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा है, वैसे भी उससे कौन ही शादी करेगा, लेकिन पिताजी को हम क्या कहेंगे? तो उसकी फिक्र मत कर। कोमल उस भिखारी लंगड़े के पास जाती है। 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जिंदगी आज से बदलने वाली है। भला मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? मुझे तो अब तक कोई उम्मीद भी नहीं है। बेटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भिखारी या अपंग हो, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी का रंग सांवला होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरी स्थिति को आप देख ही रही हो। कोमल जैसे तैसे उस लड़के को मना लेती है और घर में जाकर मदन से कहती है, खुश हो जाइए जी, मैंने उस कलूटी का रिश्ता पक्का कर दिया है, बस आप अब शादी की तैयारियां करिए। चलो जो भी है ठीक ही है। 2 दिन बाद शादी होती है और गुड़िया का दूल्हा बहुत अच्छा और सुंदर था। वहीं स्नेहा के दूल्हे को देख सब हंसने लगते हैं। शादी होती है, फिर विदाई हो जाती है, लेकिन स्नेहा अपने मुंह से कुछ नहीं कहती। चल अब तेरी शादी भी हो ही गई है, लड़के में थोड़ी सी कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुझ में भी तो कमी है। तेरे रंग को देखकर अब ऐसा ही लड़का मिलेगा ना, राजकुमार तो नहीं आएगा ना लेने। कोई बात नहीं माँ, लगता है मेरे भाग्य में यही लिखा था। चलिए हम अपने घर चलते हैं। घर कैसा? पर मेरा तो कोई घर ही नहीं है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं समझाती हूँ, ये एक भिखारी है जो सड़क सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। अब तेरी किस्मत में यही था तो हम क्या करें, हमने तो बहुत कोशिश की तेरे लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं माँ। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना कि मायके आना ना पड़े। हाँ, बार बार मायके आने पर इज्जत नहीं रह जाती है। इसने अपनी आंखों से आंसू लिए अपने पिता के पास जाती है। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इसने अंदर से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी शादी और गोपाल को अपनी किस्मत मान लिया था। गोपाल और स्नेहा चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। मुझे माफ करना स्नेहा, लेकिन मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं? मेरा तो कोई घर ही नहीं है। आप उसकी फिक्र मत करिए, ईश्वर ने जब आपसे मेरा नाता जोड़ा है तो कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था भी जरूर दी होगी। दोनों चलते चलते एक कुटिया के पास पहुंचते हैं, जहाँ एक बूढ़ी माँ जोर जोर से रो रही होती है। अरे अम्मा क्या हुआ आपको? आप इतनी परेशान क्यों हैं और रो क्यों रही है? क्या बताओ बेटी, 2 दिन से बुखार से तड़प रही हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, अकेली हूँ। 2 दिन से पेट में एक निवाला तक नहीं गया है। अम्मा आप अगर कहें तो मैं आपके लिए कुछ बना दूं? बेटी अगर तू ऐसा कर दे तो बड़ी कृपा होगी। भूख से जान निकली जा रही है मेरी, लेकिन तू ये तो बता, तू इतनी सजी सवरी कहाँ जा रही है? देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे तेरी अभी अभी शादी हुई है। सही कहा अम्मा, आज मेरी शादी हुई है और ये मेरे पति है। बुढ़िया गोपाल को देखते ही पहचान जाती है। बेटी तू एक अच्छे घर से लगती है, लेकिन ये क्या, तूने इस भिखारी और अपंग लड़के से शादी कर ली? अम्मा क्या आप इन्हें जानती हैं? हाँ बहुत अच्छे से, कई बार रास्ते पर भीख मांगते हुए देखा है मैंने इसे। अम्मा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। स्नेहा की सौतेली माँ ने मेरी शादी स्नेहा से करवाई है। मैं तो उन्हें समझाया भी था। यही तो भाग्य है बच्चों, तुम्हारे भाग्य में शायद यही लिखा था। खैर ये बता, तू इस बच्ची को अब कहाँ लेकर जाएगा?
तेरा कोई पता ठिकाना है कि नहीं? आप तो अच्छे से जानती है अम्मा, रास्ते फुटपाथ पर ही मेरा डेरा रहता है। मेरा तो कोई घर भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इस कुटिया में अकेली रहती हूँ। तुम दोनों मेरे साथ ही रहो, मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा और तुम दोनों को आसरा। वाह बेटी, तेरे हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, हमेशा खुश रहो। ये ले। इस लोहे के बक्से में क्या है अम्मा? बेटी, इस बक्से में तेरी किस्मत है, लेकिन हाँ, इसे तब खोलना जब तू बहुत बड़ी मुसीबत में हो। ठीक है अम्मा। अरे बेटी, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली? अम्मा, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। जिंदगी ऐसे थोड़ी ना कटने वाली है, और कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा। स्नेहा, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पैरों ने मुझे इतना लाचार बना दिया है कि समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना। बस आप आज से भीख मांगना छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, आज से ऐसा ही होगा। बेटी, एक काम कर, कुटिया के पीछे मैंने बहुत सारी सब्जियां लगा कर रखी है। तो रोज उन्हें घर घर या बाजार जाके बेच आया कर। ठीक है अम्मा। इसने सारी सब्जियां तोड़ती है और टोकरी में ले जाकर घर घर बेचना शुरू कर देती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। इसने सब्जी बेचते बेचते एक बहुत बड़े घर के सामने आ जाती है। इसने जिस घर में सब्जी बेचने आई थी, वो घर किसी और का नहीं बल्कि गुड़िया का ससुराल था। गुड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? ये घर तेरा है? ये तो बहुत बड़ा है। चुप कर, किसी ने सुन लिया कि तू मेरी बहन है तो बड़ी बदनामी होगी मेरी। तू तो है ही भिखारन और ऊपर से कलूटी। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि तेरी बहन का पति क्या करता है, तो मैं कैसे बताऊंगी कि भीख मांगता है? मेरी भी कोई इज्जत है। ठीक है गुड़िया, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, फिर जल्दी से सब्जी दे और निकल जाए यहाँ से। स्नेहा गुड़िया को जल्दी जल्दी सब्जी दे देती है और वहां से चली जाती है। बेकारन कहेंगी। स्नेहा अपने घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसका पति गोपाल सब्जी की निराई गुड़ाई कर रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी ज्यादा तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन इतना मदद तो कर सकता हूँ कि सब्जी की निराई गुड़ाई कर सकूं। स्नेहा अपने पति की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सब अच्छे से चल रहा था। स्नेहा सब्जी बेचने का काम करती और उसका पति सब्जी को उगाने में उसकी मदद करता। एक दिन अचानक से बुढ़िया की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। आज घर बड़ा सूना सूना लग रहा है अम्मा के बगैर। तुम सही कहती हो भाग्यवान, पर ईश्वर का लिखा हम बदल नहीं सकते। जो आया है वो जाएगा भी। एक दिन की बात है, बाजार में जब स्नेहा सब्जियां बेच रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ की नजर उस पर पड़ती है। अरे अरे, ये क्या? मुझे तो लगा था कि तू अपने पति की तरह भीख मांग रही होगी, लेकिन तू तो यहाँ सब्जी बेच रही है। माँ, मेहनत से तो अच्छे अच्छे गरीबों की स्थिति सुधर जाती है, और आप मुझे मत बताइए। अब आपने मेरी शादी कर तो दी है, आपको हक नहीं बनता मेरे जीवन में दखल देने का। हाय, बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। सब्जी बेचकर बड़ा घमंड आ गया है तुझे। माँ, इसे घमंड नहीं कहते, स्वाभिमान कहते हैं। और आपने जब मेरी शादी ऐसी जगह की तो मैंने तभी सोच लिया था, आप मेरी शादी में तो ऐसी जगह कर सकती है, लेकिन मेरे भाग्य को नहीं बदल सकती। अगर मेरे भाग्य में रहा तो जरूर मुझे कुछ न कुछ मिलेगा। अब आप जा सकती हैं यहाँ से। स्नेहा की बातें सुन माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो स्नेहा से बदला लेने का सोचती है। बहुत अकड़ आ रही है, सारी अकड़ना निकाल दी ना इसकी, तो देखना सब्जी बेचने के बाद भी इतना घमंड है, बेकारन कहेंगी। कोमल अपने घर चली जाती है। उसी दिन गुड़िया अपने मायके आती है। अरे गुड़िया, अजी सुनते हो, देखो हमारी लाडो रानी आई है। आ बेटिया आ, और बता कैसी है तू? मैं बढ़िया हूँ, मजे में हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं और पिताजी वो कैसे हैं? अरे मेरी प्यारी गुड़िया रानी, आ गई तुझे अपने माँ बाप की याद। अब क्या बताओ पिताजी, इतने बड़े घर में काम ही बहुत होता है, समय ही नहीं मिल पाता है।
अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं बाजार जाकर आता हूँ। और हाँ, मेरी रानी बिटिया को अच्छा अच्छा कुछ बना कर खिला देना। हाँ 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 ठीक है ठीक है। मदन बाजार चला जाता है। और बता बेटी, सब ठीक तो है ससुराल में तेरा? हाँ सब बढ़िया। एक दिन वो कलूटी आई थी सब्जी बेचने। हाँ हाँ मैंने भी देखा था एक दिन बाजार में उसे, बड़ी मिलकर अकड़ रही थी। लेकिन मैंने भी सोच लिया कि उसकी जिंदगी में आग लगा दूंगी। तो माँ देर किस बात की, चलो उसका काम आज ही तमाम करते हैं। हाँ हाँ चल, मैंने तो उसकी कुटिया भी देख ली है। कोमल और गुड़िया दोनों स्नेहा की कुटिया की ओर निकल पड़ते हैं। हो रही उसकी कलूटी की कुटिया। आज तो इसकी कुटिया में आग ही लगा दूंगी, फिर देखती हूँ कितना बोलना आता है उसे। पर माँ कहीं उस कुटिया के अंदर कोई हो ना। होगा तो होगा, अरे हमें उससे क्या, हमें तो बस उसका घर तबाह करना है। कोमल और गुड़िया दोनों मिलकर उसकी कुटिया में आग लगा देती है, जिससे उसकी कुटिया धू धू करके जलने लगती है। अब आएगा मजा। बहुत अकड़ रही थी अपने भाग्य पर, अब देखेगी अपने भाग्य की मूरत कि कैसे तू पैदा हुई थी और कौन सा मनुष्य में था कि। सही कहा माँ, अब पता चलेगा इस भिखारी को कि शादी करके बहुत अकड़ आ गई थी ना इसको। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद स्नेहा वहाँ आती है और कुटिया को जलता देख चीख चीख कर रोने लगती है। अरे ये क्या हो गया, मेरे पति कुटिया में थे, हाय मेरी कुटिया कैसे जल गई। जैसे तैसे कर स्नेहा उस कुटिया में अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर जाती है और देखती है उसका पति जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। सुनिए जी, उठिए जी, ये आपको क्या हो गया, उठिए ना, देखिए मैं आ गई। भगवान ये सब क्या हो गया, मेरे पति की रक्षा कर प्रभु, रक्षा कर। स्नेहा के बार बार बोलने पर भी जब गोपाल नहीं उठता तो वो बहुत रोती है और तभी उस बुढ़िया का दिया हुआ बक्सा याद आता है। अरे वो लोहे का बक्सा कहाँ है? अम्मा ने कहा था जब बहुत ज्यादा परेशानी में हो तभी उस बक्से को खोलना। अगर मुझे वो बक्सा मिल जाए तो हो सकता है मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। स्नेहा वहां पर बक्से को तलाशती है, तभी उसे लोहे का एक बक्सा मिलता है। अब समय आ गया है इस बक्से को खोलने का। स्नेहा उस बक्से को जैसे ही खोलती है उसमें से एक जिन निकलता है, जिसे देखकर स्नेहा चौंक जाती है। कौन हो तुम? मैं एक जादुई जिन हूँ। आका, कहिए मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो कहेंगी मैं वो कर सकता हूँ। कहिए मैं आपकी क्या मदद करूँ? स्नेहा रोने लगती है। अरे अरे रोइए मत, मुझे आप अपनी परेशानी बताइए, मैं आपकी सहायता करने ही आया हूँ। स्नेहा सारी बात उस जिन को बताती है। न जाने ये किसने किया और मेरे पति की जान ले ली, उन दुष्टों ने। मैं अपनी शक्तियों से पता लगा सकता हूँ कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे पति के साथ ये सब किसने किया। क्या सच में? अगर तुम पता लगा सकते हो तो पता लगा कर मुझे बताओ, और उससे पहले मेरे पति को ठीक कर दो। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पति को ठीक कर देता हूँ। जिन स्नेहा के पति को अपनी शक्तियों के द्वारा ठीक कर देता है। गोपाल को ठीक ठाक देखकर स्नेहा की आंखें भर आती है। आप ठीक हो गए। मुझे तो लगा था कि मैंने आज अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, ऊपर वाले ने आपको फिर से ठीक कर दिया। तुम्हारी दुआओं में इतनी शक्ति है, तुम्हें लगता है मुझे कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब किया किसने। हम जैसे गरीब की एक छोटी सी कुटिया कौन जला सकता है? पता नहीं जी। गोपाल की नजर उस जिन पर जाती है और गोपाल कहता है, ये कौन है? ये एक जिन है। आपको याद है अम्मा ने हमें वो लोहे का बक्सा दिया था और कहा था जब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तभी तुम इस बक्से को खोलना। और जब मैंने इस बक्से को खोला तो मुझे ये जिन मिला। अब ये जिन ही हमारी सहायता करेगा। तो बताओ जिन, ये सब किसने किया और क्यों किया? जिन अपनी आंखें बंद करता है और अपनी जादुई शक्तियों से देखकर पता लगाता है। ये सब तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी बहन का किया हुआ है। उन्हीं दोनों ने मिलकर तुम्हारी कुटिया में आग लगाई है।
और तुम्हारे पति की ये दुर्दशा की है। क्या वो लोग इतना गिर चुकी है? कोई इतना कैसे गिर सकता है? आखिर अब उन्हें क्या चाहिए हमसे? तुम चिंता मत करो, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, वो ऊपर वाला है ना हमारे साथ। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमारी कुटिया तो जलकर खाक हो गई है। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई मामूली जिन नहीं हूँ, अभी मैं सब ठीक कर देता हूँ। वहाँ जिन अपने जादू से उस कुटिया की जगह पर एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर देता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब तुम दोनों के लिए है। स्नेहा देखो, अब मैं अपने दोनों पैरों से ठीक से चल फिर पा रहा हूँ। मेरा पैर भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब मैं अच्छे से चल फिर सकता हूँ। स्नेहा, ये सब जिन की वजह से ही संभव हो पाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन। अब बारी है तुम्हारे दुश्मनों को सजा देने की। हाँ। नहीं, उनको सजा तो मैं ही दूंगी। स्नेहा, छोड़ो उन्हें। हम अब ठीक है, हमें अब सब कुछ मिल गया है। फिर हमें क्या जरूरत है उन लोगों से उलझने की? लेकिन उन्हें सजा देनी जरूरी है, जो वरना वो दोबारा हमारे साथ ऐसा कर सकती है। हम उन्हें एक मौका और देते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। स्नेहा उस लोहे के बक्से को जैसे ही बंद करने लगती है। अरे अरे रुक जाओ, अभी इसे बंद मत करना, वरना मैं फिर से अंदर चला जाऊंगा। बड़े दिनों बाद बाहर आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, क्या तुम कुछ स्वादिष्ट सा बनाकर नहीं खिलाओगी मुझे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। स्नेहा शाम को बड़े ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और सभी मिलकर खाते हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है बहन तुमने। तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय से स्वादिष्ट भोजन की लालसा थी, आज पूरी हो गई। अम्मा मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन बना बनाकर खिलाती थी। ठीक है भैया, आप उसकी फिक्र मत करो। वहीं दूसरी ओर कोमल का परिवार और गुड़िया का परिवार की स्थिति बिगड़ने लगती है। वो सड़क पर आ जाते हैं और भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सब हमारे साथ क्या हो गया? हमें किन गुनाहों की सजा मिल रही है? गुड़िया अपने परिवार को लेकर अपने माता पिता के पास जाती है। तब वो वहाँ देखती है कि उसके माता पिता की हालत उनसे भी ज्यादा बेकार हो चुकी है और वो भी सड़क पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। माँ, ये सब क्या हो गया? आप दोनों सड़क पर बैठकर भीख क्यों मांग रहे हैं? पता नहीं बेटी, अचानक ये सब हमारे साथ क्या हो गया। देखना हमारी स्थिति कैसी हो गई है। मैं तो आपसे सहायता लेने आई थी, हमारे साथ भी न जाने ये सब क्या हो गया। हमारा सब हमसे छीन लिया गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया है। ऐसा कहकर गुड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। लगता है किसी ने हमारे साथ कोई जादू टोना किया है। पर ऐसा कौन कर सकता है हमारे साथ? वही तुम्हारी बड़ी लड़की। क्या बकवास कर रही हो तुम? भाग्यवान वो भला ऐसा क्यों करवाएगी? उसकी शादी तो तुमने एक भिखारी से करवाई थी ना? हाँ, पर मैंने और गुड़िया ने कल जाकर उसकी कुटिया में आग लगा दी थी। क्या? पर तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? बहुत अकड़ आ गई थी उसके अंदर, इसलिए हमें उस पर गुस्सा आ गया और हमने उसके साथ ऐसा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर उसने हमारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी किया होगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वाह, क्या परिवार है। और पिताजी, आप कैसे पिता हैं? आप अपनी ही बेटी का बुरा सोच रहे हैं और उसके साथ जो इतना बुरा हुआ वो उसके पति को इन दोनों ने आग के हवाले कर दिया। आप अपनी बड़ी बेटी की सहायता करने की वजह आप उसे दोषी कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सही कह रहा है बेटा तू। इस लड़की के पापों की सजा हमें भी भुगतनी पड़ेगी। न जाने कौन से अशुभ मुहूर्त में इस लड़की को हम अपने घर लाए थे। माँ, चलो यहाँ से। अब मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं जो इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार करती है। दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ से स्नेहा अपने पति के साथ वहाँ से गुजरती है, जिसे देख उसकी माँ और पिता और गुड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे गुड़िया, ये मैं क्या देख रही हूँ?
हाँ हाँ भाग्यवान, ये तो अपनी बेटी स्नेहा लग रही है मुझे। लग नहीं रही, वही है। क्या हुआ पिताजी, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? आप सभी को अपनी बड़ी बेटी की खुशी देखी नहीं जा रही? ऐसी बात नहीं है बेटी, हम तो तुझे ऐसा देखकर बहुत खुश है। दामाद जी भी पहले से काफी अच्छे हो गए हैं और इनका पैर तो माँ गुड़िया, मुझे सब पता है। तुम दोनों ने मिलकर मेरी कुटिया में आग लगाई थी। उसी के कर्मों की सजा आज तुम सबको मिल रही है। तुम सभी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब भुगतो। नहीं बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ कर दे। आप लोगों की गलती की कोई सजा नहीं है। आप सभी ने मिलकर मुझे बहुत परेशान किया है। ऐसा कहकर स्नेहा और उसका पति वहां से चले जाते हैं, जिस पर कोमल, गुड़िया और मदन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और कहानी यहीं खत्म होती है। किशन बेटा उठ जा, देख दिन निकल आया है। उठना नहीं है क्या? आज फिर देर से पहुंचेगा तो सेठ जी फिर चिल्लाएंगे। दादी माँ अपने पोते कृष्णा को उठाती है और उसके पैर दबाने लगती है। अरे अरे दादी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मेरे पैर। आप भी ना मेरे पैर क्यों दबा रही हैं? ऊपर से मुझे आपके पैर दबाने चाहिए और आप है कि छोड़िए। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तू दिन भर खेतों में मजदूरी करता है। तेरा शरीर वैसे ही इतना कमजोर है, 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती तुझे, और सारा दिन तू बस खेतों पर लगा रहता है। तो क्या हुआ दादी माँ? तुम फिक्र बहुत करती हो। जीवन जीने के लिए इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ बेटा, पर ये कैसी मेहनत है जिसमें सिर्फ मेहनत है? ऐसे तो तेरा शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा। ओहो दादी माँ, तुम फिक्र बहुत करती हो। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब मैं खेतों पर जाता हूँ, राशन भी खत्म हो गया है सारा। हाँ बेटा, न जाने कैसी किस्मत है हमारी। मेरा बेटा भूखा काम पर जा रहा है और मैं उसे कुछ बना कर भी नहीं दे सकती हूँ। कोई बात नहीं दादी, चिंता तो मुझे करनी चाहिए। मैं आपका कैसा पोता हूँ जो अपनी दादी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ दादी, मैं बहुत मेहनत करूंगा। हमारे दिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, देखना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कृष्णा ऐसा कहकर काम पर चला जाता है। रास्ते में चलते चलते जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो देखता है कि एक बूढ़ी माँ सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर रखी हुई है और पीछे पीछे एक आदमी आ रहा है। लकड़ी के गट्ठर के कारण बूढ़ी माँ ठीक से चल नहीं पा रही थी। अरे अरे काकी, ये क्या इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठा लेकर जा रही हैं? और मदन भैया, आप आराम से खाली हाथ चले आ रहे हैं। काकी की उम्र का कुछ ख्याल रखो भाई। देख तू हमें नासिका समझा। मैंने काकी को पहले ही कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मानी ही नहीं। कहने लगी बेटा मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे लकड़ियां ले जाने दो। तो मैंने हाँ कर दिया। और अगर इतनी ही परेशानी हो रही है तुझे तो तू अम्मा का लकड़ी का गट्ठा अपने सर पर उठा ले और छोड़ा मेरे घर। हाँ, कृष्णा एक बहुत ही कोमल दिल का लड़का था। उससे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती थी। ये पता होते हुए भी कि उसे खेत के लिए देर हो जाएगी, वो अम्मा की मदद करता है। लाइए काकी, मैं इस लकड़ी के गट्ठे को रख कर आता हूँ। काकी उस लकड़ी के गट्ठर को कृष्णा को दे देती है। ये लो तुम्हारे पैसे। ये ले बेटा, कुछ पैसे तू रख ले। नहीं काकी, मुझसे ज्यादा इन पैसों की आपको जरूरत है। अगर आपको इन पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं होती तो आप इतना भारी गट्ठा क्यों उठाती? इसे उठाते उठाते मेरी हालत खराब हो गई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, मुझे दूसरे गांव भी जाना है। ईश्वर की कृपा तुझ पर हमेशा बने रहे बेटा। कृष्णा जल्दी जल्दी सेठ के यहाँ पहुँचता है। आ गया तू, समय देख। तुझे क्या लगा तू कभी भी आएगा और काम करने लगेगा? तेरा ये नाटक अब मेरा सिर दर्द बन चुका है। तेरा तो अब रोज का हो गया है। निकल जा और दोबारा जरूरत नहीं काम पर आने की। हाँ,
नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। मैं तेरे ये रोज रोज के नखरे नहीं सह सकता। चल निकल यहाँ से और अब दोबारा यहाँ दिखना मत। कृष्णा सेठ से बहुत मिन्नतें करता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन सेठ जी उसकी एक नहीं सुनते और उसे भगा देते हैं। कृष्णा रोते रोते अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में फिर वही जंगल पड़ता है। कृष्णा उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, ये आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? अब मैं क्या करूं? घर में खाने का एक दाना भी नहीं है और सेठ जी ने मुझे काम से बाहर कर दिया। अगर दादी को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी होगी। कृष्णा जब रो रो कर ऊपर वाले से शिकायत कर रहा था, तभी वहाँ से वही काकी गुजरती है जिसकी कृष्णा ने मदद की थी। काकी कृष्णा के पास आती है और कहती है, अरे बेटे, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रहा है? कोई परेशानी है क्या तुझे? कुछ नहीं काकी, बस लगता है ऊपर वाला अभी मुझसे रूठा हुआ है, तभी मेरे हालत इतने बुरे बने हुए हैं। बेटा, तू तो इतना अच्छा है, तू लोगों की इतनी मदद करता है, भला तुझसे ऊपर वाला कभी रूठ सकता है? मैं मान नहीं सकती। अब ये बात तो ऊपर वाला ही जाने काकी, पर मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ। घर में 3 दिनों से अनाज का दाना भी नहीं है। मैं तो जैसे तैसे भी रह लूं, पर मुझे मेरी दादी की फिक्र है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी बेटा, ऊपर वाला तेरी सहायता जरूर करे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ बेटा। हे ऊपर वाले, भले तू मेरी जान ले ले, पर दाने दाने को मत तरसा। मेरी दादी माँ ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। काकी कृष्णा की बात सुन वापस उसके पास आती है और कहती है, अच्छा बेटा सुन, मेरे पास तेरे इस समस्या का समाधान है। क्या? सच में काकी? अगर ऐसा है तो बताइए मुझे। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तुमने जो मरने की बात कही, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, वरना मैं तुम्हें उस रास्ते पर कभी नहीं जाने देती और ना ही कभी तुम्हें वो रास्ता बताती। मुझे अपनी चिंता नहीं काकी, मुझे तो बस अपनी दादी की चिंता है। आप बताइए वो रास्ता जो भी है। तो सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। वो गुफा पेड़ों झाड़ियों के बीचों बीच छुपी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और उसके अंदर जाना होगा। उस गुफा के अंदर तुम्हें एक तालाब मिलेगा। वहाँ तुम्हें बहुत मछलियाँ मिलेंगी। बस अगर तुम उन मछलियों को पकड़ कर ले आओ और बाजार में बेचो तो तुम्हें उन मछलियों के दुगनी कीमत मिलेगी। कहते हैं बड़े ही स्वादिष्ट मछलियाँ होती है वहाँ की। लेकिन क्या? लेकिन उसी तालाब में एक बहुत खतरनाक राक्षस रहता है। वो उन मछलियों को इतनी आसानी से वहाँ से लाने नहीं देगा। तुम्हें सबसे पहले उसका मन जीतना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम रोज उस तालाब से मछलियाँ ला सकते हो और उन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेच सकते हो। कहते हैं उस तालाब की मछलियाँ कभी खत्म नहीं होती। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। कृष्णा ऐसा कहकर गुफा की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते उसे वो गुफा मिल जाती है, जिसके बाद वो गांव के अंदर चला जाता है। अरे वाह, कितना बड़ा और कितना सुंदर तालाब है। अब मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्दी जल्दी से मछलियां पकड़कर यहाँ से जाना चाहिए। घर पर दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। कृष्णा उस तालाब के पास पहुँचता है और पास में रखा जाल उठाता है। जैसे ही कृष्णा उस जाल को जल में फेंकने लगता है, एक बड़ा राक्षस वहाँ आ जाता है। मूर्ख, क्यों अपने मृत्यु को न्योता दे रहा है? तुझे यहाँ किसने भेजा? क्या तू जानता नहीं, इस तालाब से मछलियाँ ले जाना इतना आसान काम नहीं। देखो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कृपया करके मुझे इस तालाब से कुछ मछलियाँ ले जाने दो। तूने सुना नहीं? इस तालाब से तू मछलियाँ इतनी आसानी से नहीं ले जा सकता। उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगा। बस मुझे इन मछलियों को ले जाने दो। ठीक है,
फिर तू मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा तुझे। मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तू इस तालाब से मछलियां ले जा सकता है, लेकिन अगर तूने गलत उत्तर दिया तो तुझे हमेशा के लिए इसी तालाब में कैद कर लूंगा, समझा? हाँ हाँ ठीक है, आप प्रश्न पूछो। तो बताओ, हार जीत का खेल कहा था, नरकों में निश्चित ले जाता, व्यसन बड़ा है ये दुखदाई, नाम बताओ मेरे भाई। जी जुआ खेलना ये बहुत बड़ा व्यसन है जो सीधा नर्क में ले जाता है। अति उत्तम, अति उत्तम, तूने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब तो इस तालाब से मछलियां ले जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इस जगह के बारे में किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? राक्षस ऐसा कहकर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद कृष्णा उस जाल को तालाब में फेंकवा देता है। कुछ देर बाद बहुत सारी मछलियाँ उसके जाल में फंस जाती है। अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ, आज मैं इन्हें बेचकर खूब सारा राशन ले जाऊंगा। हाँ। कृष्णा उस मछलियों को लेकर सीधा बाजार पहुंचता है और बाजार में मछलियों को लेकर बैठ जाता है। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजा ताजा मछली ले लो। अरे भाई, ये मछलियां देखने में तो बड़ी आकर्षित लग रही है, कैसे दिए? 50 रुपए किलो भैया। अच्छा ठीक है, 2 किलो दे दो। धीरे धीरे करके कृष्णा की सारी मछलियाँ बिक जाती हैं। अरे वाह, आज तो बड़ी आमदनी हुई है। अब मैं जल्दी से ढेर सारा राशन ले लेता हूँ। कृष्णा राशन का सारा सामान लेता है। कृष्णा खुशी खुशी अपने घर पर पहुंचता है। बेटा, कहाँ रह गया था तू? मैंने तेरा कितना इंतजार किया। अरे अरे दादी, आप भी ना मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? आप खुद को देखिए, कितनी कमजोर होती जा रही हैं। मेरा तो बुढ़ापा है बेटे, लेकिन तेरा अभी नया नया खून है। तुझे अच्छी खुराक की बहुत जरूरत है। अभी हमारे दिन अच्छे नहीं हैं, तो क्या हुआ, जल्दी हमारे दिन अच्छे होंगे। ऐसा कहते कहते दादी की आंख भर आती है। ये क्या दादी, आप तो रोने लगी। भगवान गरीब बनाए, लेकिन इतना भी गरीब ना बनाए। दादी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये लीजिए। बेटा, इतना सारा राशन तू कहाँ से ले आया? तेरे पास पैसे कहाँ से आए? कृष्णा दादी को सारी बातें बताता है, जिसे सुन दादी बहुत खुश होती है। देखो दादी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। अब बस एक सुंदर सी लड़की देखकर तेरा ब्याह करा दूं, फिर मैं खुशी खुशी इस दुनिया से जा सकती हूँ। दादी माँ, फिर तो मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा, ताकि मेरी प्यारी दादी मेरे साथ हमेशा रहे। हाँ।